Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana and today we are going to learn respiratory system. आपके जर्नल साइंस क्लास 7 का हमने लास्ट सेशन में जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया उसके बारे में स्टडी किया था और आज हमारे पास एक नया सिस्टम है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मेरे पास आपसे एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी कोई फंक्शन या कोई वर्क परफॉर्म कर रही होती है या नहीं कर रही होती? शायद आप में से कुछ लोगों का आंसर हो हाँ और कुछ लोगों का आंसर हो नहीं, लेकिन इसका सही जवाब है येस, योर बॉडी डू फंक्शन अ लॉट ऑफ द प्रोसेसेस व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो उनमें जो है वो आपकी हार्ट बीट जो है वो हमेशा चल रही होती है इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग। इसके अलावा आपका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जो आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, आप जो गैसेस को ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हो, ये तमाम प्रोसेस और जो आपकी फूड का जो मूवमेंट है, यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया है और उसके कुछ टाइम बाद अगर आप सो गए हो तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है और वो खाना जो है वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम योर माउथ टू द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो है वो हो रहे होते हैं उस वक्त भी जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रिस्पायरेशन भी जो है वो जब आप सो रहे होते हैं तभी हो रहा होता है। अब रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन में और ब्रीथिंग में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है और वो मिक्सअप कर देते हैं इसको। तो ब्रीथिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और वेरी डिफरेंट डेफिनेशन, जबकि रिस्पायरेशन इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वहाँ से उसको ब्रेक डाउन होती है उस ग्लूकोज की और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी आपकी बॉडी को नीड होती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आ रहा है? वो आपकी बॉडी में आ रहा है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अलावा जो गैस आपकी बॉडी में जिस ऑक्सीजन की आपकी बॉडी को नीड है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आती है? ब्रीथिंग के थ्रू आती है, ठीक है। अच्छा, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है और फूड की नीड होती है फॉर रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस ज़रूरी है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि हमें रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक तो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और एक ऑक्सीजन की। ग्लूकोज आपके पास कहाँ से आ गया? इसको हमने ब्रीफली इस इक्वेशन में पूरे रिस्पायरेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज हमारे पास कहाँ से आया? डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो हमने खाना खाया था, जो पूरा खाना हमने डाइजेस्ट किया स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ये तमाम चीज़ें जो एब्जॉर्ब हुई उसमें से ग्लूकोज हमारे पास आया। इसके बाद जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होके हमें एनर्जी देते हैं। इसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है जो आपकी बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी बॉडी से एक्सेल आउट होता है क्योंकि उसको आपकी बॉडी को उसकी नीड नहीं होती। तो जो रिस्पायरेशन का कंप्लीट प्रोसेस है वो इस इक्वेशन के थ्रू है और जो उसकी जो लाइन है जिसके थ्रू ये आ रहा है इसमें आपके पास नॉस्ट्रल्स यानी कि जो आपकी नाक का जो ओपनिंग है, नोज ओपनिंग है, उसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उसके थ्रू फिर फेरेंक्स यानी कि यहाँ पर आपके नेजल कैविटी के अंदर फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स के बाद आपका जो लैरिंक्स होता है जहाँ से आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, आपका वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंक्स से के बाद जो है वो ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद जो है वो ये ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई के अंदर जो है वो बहुत सारे ब्रोंकाइल्स होते हैं छोटे छोटे, और उन ब्रोंकाइल्स के बाद ये जो साइड में है यहाँ पर होता है लंग्स। ये यानी लंग्स की जो है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ कि ये ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइल्स और उसके बाद एल्वुलाई, और एल्वुलाई के अराउंड जो है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो जब फाइनली ऑक्सीजन एल्वुलाई तक पहुंचता है तो एल्वुलाई से फिर वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और फिर ब्लड में आपके पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आया हुआ ग्लूकोज होता है और फिर रिएक्शन करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आपका जो है कौन सा सिस्टम होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग क्या होता है? जो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पास कहलाती है ब्रीथिंग, जो कि फिजिकल प्रोसेस है
और इसके अंदर एक दो ही चीज़ें हो रही होती है। एक तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल हो रहा है, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होता है, जिसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग के अंदर जो है या जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है उसको जिन चीज़ों ने कवर किया हुआ होता है, वो एक तो आपके पास होता है रिब केज, क्योंकि आपके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और वो बआसानी रप्चर हो सकते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बोन्स का एक कलेक्शन के थ्रू जो है वो हमारी पसलियाँ बनाई हैं, जिसे हम रिब केज कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा एक मस्क्यूलर कैविटी या कह लें आप डायफ्राम होता है या मस्कुलर शीट होती है, जो जब आप इनहेल और एक्सेल करते हैं तो वो अप एंड डाउन होता है, यानी कि वो इजीली जो आपको इनहेल और एक्सेल जब आपकी बॉडी करती है तो उसमें मदद करता है। उसके अलावा आपकी थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, जो कि आपके पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, और आपके ब्रीथिंग सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ तक आपका ये ब्रीथिंग कंप्लीट हुआ। और इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी रिस्पिरेशन में यूज़ होती है, जो कि है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? ऑक्सीजन इनहेल और एक्सेल करना, तो आपके पास क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। गैसियस एक्सचेंज वो होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है आपके लंग्स के अंदर, तो मैंने बताया कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइस, और उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या था? एल्वुलाई था। तो एल्वुलाई के अंदर जब ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कन्वर्ट और ट्रांसफर फ्रॉम इट्स हाई लेवल टू द लो लेवल। यानी कि आपके एल्वुलाई के अंदर जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो वो एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? एल्वुलाई, और फिर एल्वुलाई से जो है वो वही प्रोसेस होता है कि वो एल्वुलाई से फिर ब्रोंकाइस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, और फिर लेरेंस, फेरेंस, और फाइनली जो है वो नॉस्ट्रल के थ्रू आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट होता है, जिस तरीके से ऑक्सीजन इनहेल हुआ था। तो ये जो एल्वुलाई से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, इसे हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब आपके पास एक प्रोसेस, दो प्रोसेस हैं, ब्रीथिंग और बर्निंग। ब्रीथिंग तो हमने पढ़ा कि कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है वो एयर आपकी लंग्स के अंदर जाती है और एयर जो है आपके लंग्स के अंदर जो है से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, एक्सेल आउट हो जाती है। और बर्निंग प्रोसेस क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गया है और जो डाइजेशन से आपके पास बॉडी ने फूड एब्जॉर्ब किया है, तो वो ऑक्सीजन आपकी फूड को क्या करता है? बर्न करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? बर्निंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। ब्रीथिंग जो है वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस होता है यानी कि फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना थ्रू ऑक्सीजन, तो ये आपके पास जो है हर लिविंग सेल में हो रहा होता है, क्योंकि आपके हर लिविंग सेल को एनर्जी की नीड होती है। इसके अलावा ब्रीथिंग में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इनहेल एक्सेल करने के लिए, जबकि बर्निंग जो है वो फूड से हमारे पास क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रीथिंग के अंदर किसी तरह का कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि बर्निंग प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। पहले हमने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़े थे, इसी तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर किसी तरह की खराबी हो जाए तो जो डिजीजेस होती हैं उन्हें हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, लंग कैंसर, कोल्ड, ये तमाम डिजीज शामिल है, जिसमें से हम जो है वो कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस और एस्थमा को स्टडी करेंगे। कोल्ड क्या होता है? जिसे हम आम ज़बान में फ्लू कहते हैं। ये आपका अपर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बीमारी है, और उसके अंदर जो है वो आपको फीवर हो जाता है, आपको नज़ला हो रहा होता है, रनी नोज़ होती है, आपको गले में दर्द होता है। अच्छा, और इसके अलावा कफिंग होती है, खांसी वगैरह हो जाती है फ्लू के अंदर, और आपको जो है ना वो सर में दर्द हो रहा होता है, आपसे काम कोई सही से हो नहीं पा रहा होता, आपके जो है ना इचिंग होती है आपको गले में। तो ये आपका जो है वो किस में होता है? कोल्ड में होता है। और कोल्ड का जो है वो बेसिकली कोल्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन जो कोल्ड के सिम्टम होते हैं, यानी कि अगर सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम उसके लिए कोई पेन किलर ले लेते हैं, या अगर आपके गले में खराश है
या इचिंग हो रही है तो हम गार्गलिंग यानी गरारे करते हैं नमक वाले पानी के, और उसके अलावा खांसी अगर है तो खांसी का सिरप ले लेते हैं। तो इस तरह सिम्टम्स की ट्रीटमेंट होती है। और कोल्ड की कोई खास कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये अपने टाइम से आता है और अपने टाइम से चला जाता है। और ये होता क्यों है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, पोल्यूशन अगर आपके एनवायरनमेंट में है तो आपको आसानी से कोल्ड हो सकता है। इसके बाद आप ट्यूबरक्लोसिस पर आते हैं, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। टीबी जो है वो पहले लाइलाज थी, लेकिन अब जो है टीबी को प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू इलाज उसका जो है वो हो जाता है। टीबी के अंदर क्या होता है, ये लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो यानी कि लंग्स जो है, जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, उसका जो है वो डिसऑर्डर है। और ये किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से नहीं होता, बल्कि ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी के जो सिम्टम्स है उसमें आपको वीकनेस होती है, वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है, कफिंग होती है। ठीक है, और स्प्यूटम जो होता है ना, यानी कि जो बलगम होता है उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है, यानी कि जो आप खांसी जब खाते हैं तो जो ब्लड जो स्प्यूटम या थूक आपकी बॉडी से आपके मुंह से निकलता है उसके अंदर ब्लड आता है। इसके अलावा टीबी जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर भी हो जाता है, यानी कि अगर किसी ने खांसी की या किसी ने जो है वो छींका तो उसके अंदर क्या होता है कि स्प्यूटम अगर किसी दूसरे बंदे को लग गए तो उसको भी टीबी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं एस्थमा में। एस्थमा जो है वो एक बहुत सीरियस डिजीज़ है और इसका भी कोई इलाज नहीं है फिलवक्त, लेकिन एस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। एस्थमा में क्या होता है कि जो आपके जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होते हैं, हमने पढ़ा कि जो लैरिंक्स और इसके बाद ट्रेकिया और उसके बाद जो ब्रोंकाइल्स होते हैं, ब्रोंकाइल्स के अंदर जो है ना, ब्रोंकाइल्स की एस्थमा के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब ब्रोंकाइल्स की स्वेलिंग हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है उसे आने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होती। इस वजह से एस्थमा में क्या होता है कि ब्रीथिंग जो है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि जिसको एस्थमा होता है वो उससे जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसी वजह से एस्थमा के पेशेंट जो है वो अपने साथ हमेशा इन्हेलर रखते हैं। इसके अलावा जो है वो चेस्ट टाइटनेस और पेन जो होता है चेस्ट में, ये भी एस्थमा का एक सिम्टम है। और ये जो है एस्थमा एलर्जिक रिस्पांस की वजह से होता है, जो कि अगर आपके एनवायरनमेंट में कोल्ड यानी कि कोल्ड, एक तो आपको फ्लू ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी है या पोल्यूशन है, तो इसके रिस्पांस में एक एलर्जिक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम एस्थमा कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना स्टडी पैक से तमाम रिटर्न पर कंप्लीट करें और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दें। आपके नेक्स्ट सेशन में आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो एक्सप्लेन हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वाइसली फ्रॉम दिस। अल्लाह हाफिज़।